चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन में मार्गदर्शक नहीं है दोस्तों? उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत, विद्यार्थी केंद्रीयता का सिद्धांत, भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। यह नहीं है आपका। ऑप्शन 3 यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विभिन्न सर्वे दर्शे सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभव का शंकु देने वाले विद्वान कौन थे दोस्तों? एडगर डेले। कौन थे? एडगर डेले थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निर्देशन अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है। निर्देशन अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है क्योंकि यह अधिगमकर्ता के आगामी व्यवहार तथा दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, शिक्षण प्रतिमान के तत्व है। लक्ष्य एवं उद्देश्य है, उद्देश्य एवं संरचना है, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन है। ये सभी है जो शिक्षण प्रतिमान की क्या है? तत्व है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक अभिकर्मित अनुदेशन की उत्पत्ति का कारक। आधुनिक अभिकर्मित अनुदेशन की उत्पत्ति का कारक कौन सा है दोस्तों? अधिगम का मनोविज्ञान व तकनीक। अधिगम का मनोविज्ञान व तकनीकी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, लघु पदु के सिद्धांत का संबंध है। लघु पदु के सिद्धांत का संबंध किससे? रेखीय अभिकर्मित से। रेखीय अभिकर्मित से इसका क्या है? संबंध है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह अधिगम तथा मूल्यांकन को जोड़ता है। यह अधिगम तथा मूल्यांकन को जोड़ता है। यह स्वाधिगम तथा स्वमूल्यांकन का प्रकार है। अतः इसके द्वारा सीखना है कैसा? मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक, सामाजिक या व्यक्तिगत? व्यक्तिगत होता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए, प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुकरण करता है को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुकरण करता है। इसको अवरोह अभिकर्मित कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोह अभिकर्मित दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन। देखिए ऑप्शन, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए का ज्ञान सर्वाधिक है। मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए का ज्ञान सर्वाधिक है। किसका? विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक है। 4 नंबर ऑप्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? किनके साथ दोस्तों? विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। इसके साथ यह आया हुआ क्वेश्चन है आपके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि अपने विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह रिक्त स्थान में भी सहायता करती है। तो सामूहिक गतिविधियां किस में सहायता करती है? समाजीकरण में। किस में सहायता करती है? समाजीकरण में सहायता करती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में चलिए, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। किसकी ओर? जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक एवं अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे
बगैर सभी बच्चों को शामिल करती हो उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसके द्वारा किया गया? इरिक्सन, डार्विन, स्किनर, जॉन ड्यूवी के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन ड्यूवी के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन यहां पे 2 आपका सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना रिक्त स्थान के लिए, किसके लिए? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन यहां पे 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को रिक्त स्थान में सहायता की आवश्यकता है। किसमें? भावात्मक क्षेत्र में। किसमें सहायता की आवश्यकता है? भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्राय की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर? आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर। आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है दोस्तों। कौन? त्रुटियां दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता, शारीरिक गठन। शारीरिक गठन के अलावा ये तीनों है ना, ये आपके वातावरणीय कारक है जो विकास को आकार देते हैं, केवल शारीरिक गठन नहीं। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारतवर्ष में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना किस आधार पर बनती है? भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना किस आधार पर बनाई जाती है? हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली पर। हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली पर बनाई जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, निगमन प्रणाली का तात्पर्य है। निगमन प्रणाली क्या होती है दोस्तों? पहले नियम बाद में उदाहरण या व्याख्या। तो पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना, यही निगमन प्रणाली होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। किसको? अभिभावक, शिक्षक, शिक्षार्थी या पाठ्यक्रम? कार्यवाहक किसको माना? शिक्षक को। किसको माना? शिक्षक को माना स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर के अंदर आता है? मध्यस्थ चर में। किस में आता है? मध्यस्थ चर में आता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? पहला देखिए, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। पहला ही ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषिक को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूटे, यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। तो इनमें से सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है?
विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, इस पर आधारित होता है। इस सिद्धांत पर 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना। यही योगात्मक मूल्यांकन का क्या होता है? उद्देश्य होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, मुक्त अंत वाला, सत्य असत्य। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यहां पे सत्य या असत्य वाला। क्वेश्चन नंबर 29 है, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों के उत्तर लिखना और अधूरी कहानी पूरी करना। यह सहायक नहीं है। प्रश्नों के उत्तर लिखना यह सृजनात्मकता विकास नहीं करता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30, वे प्रश्न जिनके उत्तर हेतु हां नहीं में से एक का चयन करना हो उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। किसमें? हाँ या ना वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 31 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? उसका केवल एक ही उत्तर होता है। उसका केवल एक ही उत्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मूल्यांकन का अर्थ है। क्या अर्थ होता है? मूल्यांकन जांचना, परखना, परीक्षा करना, निर्णय करना। क्या होता है? निर्णय करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या उद्देश्य होता है? अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। अधिगम में जो कठिनाई आए, जो समस्या आए, उन क्षेत्रों का पता लगाना ही मूल्यांकन का क्या होता है? उद्देश्य होता है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 34, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य। अलग प्रश्न है, यह 8/8/2012 का क्वेश्चन है। पहले आया था ना योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य, वो आया हुआ था दोस्तों अलग एग्जाम में, ये अलग एग्जाम में। पहला देखिए यहां पे समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया का पता लगाना। सही रहेगा ऑप्शन 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 35, निर्माणात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, यह होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है यह मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? कौन सा है? उपलब्धि परीक्षण। कौन सा है? उपलब्धि परीक्षण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 में चलिए, उत्तम परीक्षा के मुख्य गुण। वेदता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, ये सभी के सभी ये गुण उत्तम परीक्षा के। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का जो निर्माण है वो किस पर आधारित? समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? कौन सा बनाता है? प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, यह बनाता है आपका। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? हिंदी के 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव, यह रहा। क्रियात्मक अनुदेशन के लिए उपयुक्त नहीं है, ये ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए
व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। यह सही नहीं है आपका 3 नंबर ऑप्शन। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, मई 1998 में किसकी स्थापना की गई थी? किसकी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के हैं अध्यक्ष। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न का एक उदाहरण है। किसका है? यह किसका उदाहरण है? उच्च स्तरीय अपसारी का उदाहरण है ये। क्वेश्चन नंबर 46 है, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। किसका है? सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने का। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ होता है? उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ऑप्शन यहां पे 2 सही रहेगा दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या हुए हैं? आयु के अनुसार अधिक समजातीय हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? किस कार्य के लिए दोस्तों? किसी भी अध्यापक को 10 वर्ष 50 होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में, प्लस पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता, बाकी में लगाया जा सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 50 में, शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया? समवर्ती सूची में डाला गया था 1976 के अंदर। कब? 1976 के अंदर।